हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट बात की थी वायु दाब की। आज हम बात करेंगे कि वायु दाब में है कोश बनते हैं, कि वायु दाब के किस प्रकार के कोश बनते हैं, हम उनकी बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं वायु दाब का त्रिकोणीय देशांतरीय विस्तार। देखिए इसमें क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की पेटियां बनती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वायुदाब में अंतर पाया जाता है और पवनें चलती हैं। तो यहाँ क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारा ग्लोब की स्थिति है, तो भूमध्य रेखीय जो निम्न वायुदाब केंद्र है उस पर दोनों तरफ से क्या आती हैं, पवनें आती हैं। दोनों तरफ से पवनें आती हैं तो जो 0 डिग्री है उस पर क्या होता है, इस प्रकार से पवनें ऊपर उठती हैं, तो कोश का निर्माण होता है। सबसे पहले हेडली कोश बनता है। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ से क्या होती हैं, पवनें आती हैं, व्यापारिक पवनें आती हैं। वो पवनें क्या करती हैं, आपस में टकराती हैं तो उनसे वर्षा भी होती है। तो ये पवनें क्या करती हैं, ये पवनें जैसे ही टकराती हैं नीचे धरातल आ जाता है, तो ये पवनें कहाँ उठती हैं, ऊपर उठती हैं। तो निम्न वायुदाब के केंद्र इसलिए ये पवनें इधर आती हैं और यहाँ से जैसे ही ऊपर उठती हैं तो 30 से 35 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की बात करें, दक्षिणी अक्षांश की बात करें, वहाँ पर क्या होता है, उच्च वायु दाब पाया जाता है, जिसके कारण पवनें उत्तरी कह सकते हैं हम भूमध्य रेखा की और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर वहाँ से पवनें खिसक जाती हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये क्या हो जाता है, यहाँ पर वायु का स्थान खाली हो जाता है, और जब कोई भी जगह खाली होती है तो उसको भरने के लिए हवाएं वहाँ पर आना प्रारंभ कर देती हैं। तो यहाँ से जो वायु उठती है वो 5 डिग्री से 0 से 5 डिग्री या कह सकते हैं हम 5 डिग्री उत्तर से दक्षिण की तरफ जब हवाएं टकराती हैं तो यहाँ से जो हवाएं उठती हैं वो वापस नीचे वायु का अवतलन कहाँ होता है, हम कह सकते हैं कि उपोषण उच्च वायु दाब पेटियां हैं, वहाँ भी उनका क्या हो सकता है, वायु का अवतलन होता है, वायु का ऊपर से नीचे आना। तो 30 से 35 डिग्री है, वहाँ क्या होती है, वायु ऊपर से नीचे उतरती है। तो इस प्रकार से वायु का एक सर्कल बनता रहता है, वायु का ऐसे सर्कल बनता रहता है। तो इस प्रकार जो कोश बनता है जो 5 से 30 डिग्री पर बनता है उसको हम बोलते हैं हेडली कोश। क्या कहते हैं हम उसको, हेडली कोश भी बोलते हैं, शैल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर पवनें अब नीचे धरातल आ गया तो पवनें वापस राउंड लगा के आगे की तरफ उतरती हैं। तो ये 5 डिग्री के यहाँ से तो पवनें ऊपर उठती हैं और 30 से 35 डिग्री के मध्य क्या होती हैं, यहाँ पर पवनें नीचे उतरती हैं। तो इस प्रकार से एक कोश का निर्माण होता है जिसको नाम देते हैं हम हेडली कोश। आगे बात करते हैं, आपने देखा हो कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, हवाएं जाएंगी हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो 30 और कह सकते हैं कि 30-35 यहाँ से जो हवाएं चलती हैं उत्तरी अक्षांश से ये 60 डिग्री तक जाती हैं, लेकिन वापस वही स्थिति आ जाती है, ऊपर से जो उत्तरी ध्रुवीय ठंडी हवाएं हैं वो आती हैं और नीचे से दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं हैं वो चलती हैं, और आपस में वहाँ भी क्या बनता है, पवनों का अभिसरण होता है। इसलिए जो 60 डिग्री है वहाँ से पवनें वापस अपना शैल का निर्माण करके वापस कहाँ पहुँच जाती हैं, 30 और 35 डिग्री पे, और इधर पहुँच जाती हैं 90 डिग्री पे। तो जो सेकंड जो कोश बनता है इसको बोलते हैं फेरल कोश। सेकंड जो कोश बनता है उसको हम कौन सा कोश कहेंगे, फेरल कोश। इसमें देखिए क्या होता है, हमेशा उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के मध्य दाब में अंतर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होती हैं, पवनें चलती हैं। अब ये पवनें जैसे ही यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगी, 60 डिग्री अक्षांश, इधर से ठंडी पवनें आ रही हैं, दोनों पवनों का अभिसरण होगा। देखिए अभिसरण क्या होता है, अभिसरण होता है एक ही स्थान पर दोनों तरफ से जो पवनें आकर मिलती हैं उसको हम क्या कहेंगे, पवनों का अभिसरण। पहले वाली क्लास में भी मैं इस चीज़ की चर्चा कर चुकी हूँ कि इधर से भी पवनें आ रही, इधर से भी पवनें आ रही, तो ये क्या हो रहा है, पवनों का अभिसरण। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो पवनें हैं ये पवनें ऊपर उठना प्रारंभ कर देती हैं। तो पवनें यहाँ से वापस ऊपर उठती हैं और उनको खाली स्थान कौन सा मिलता है, 30 से 35 डिग्री या बोल सकते हैं कि हम 80 डिग्री के आसपास उनको खाली स्थान मिलता है। तो आधी पवनें इधर आ जाती हैं और आधी पवनें आगे इस सेल का निर्माण करती हैं। ये जो 60 डिग्री से वापस 35 डिग्री की तरफ चलते हैं उनको बोलते हैं फेरल शैल या फेरल कोशिका,
और उसी प्रकार से 65 डिग्री से ऊपर बढ़ना प्रारंभ करती हैं और 80 डिग्री या 90 डिग्री के आसपास जहाँ उच्च दाब पाया जाता है वहाँ पवनें जैसे ही नीचे की तरफ उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें आती हैं तो ये वाला जो स्थान है वो क्या हो जाता है, जगह खाली हो जाती है, इसलिए ये पवनें यहाँ ऊपर से नीचे उतरना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये जो शैल है उसको बोलते हैं हम ध्रुवीय शैल। तो इस प्रकार से अलग अलग जो कोशिका हैं या शैल हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये थी सबसे पहले हेडली शैल, फेरल और तीसरी है ध्रुवीय। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की ये शैल पाई जाती हैं। तो उच्च और निम्न वायुदाब के केंद्र भी इसमें बनते हैं और दूसरा ये रहता है कि पवनों का अभिसरण और अपसरण पाया जाता है। अब जैसे यहाँ है, यहाँ क्या है, पवनों का अभिसरण है, यहाँ दोनों तरफ दूर हो रही हैं पवनें, यहाँ क्या है, उसका अपसरण है, वापस यहाँ फिर वापस अभिसरण हो रहा है। तो इस प्रकार से पवनों में लो और हाई की स्थिति पाई जाती है, उच्च दाब और निम्न दाब की स्थिति पाई जाती है। ये हमारे 3 सेल थे, हेडली, फेरल और ध्रुवीय। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, एक मैंने और बात बताई थी आपको कि जो वायुदाब की पेटियां हैं उसके खिसकाव का क्या प्रभाव रहता है। आपने देखा होगा कि जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है तो वायुदाब की जितनी भी पेटियां होती हैं वो सारी उत्तर में खिसक जाती हैं। कि जब सूर्य की स्थिति 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे होगी, कर्क रेखा पर होगी, तो वायुदाब की जितनी भी पेटियां हैं वो सारी किधर खिसक जाती हैं, उत्तर में खिसक जाती हैं। तो उत्तर में जब ये पेटियां खिसक जाती हैं तो उसके कारण कुछ प्रभाव पड़ते हैं। यही सारी पेटियां उत्तर की तरफ खिसको, चाहिए दक्षिण की तरफ खिसको। तो ऐसे समय में क्या होता है, जब वायुदाब की पेटियों में खिसकाव उत्पन्न होता है तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट तो यह प्रभाव पड़ता है कि मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति हो जाती है, मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति हो जाती है। और सेकंड प्रभाव यह पड़ता है कि जो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसकी क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति हो जाती है। कि वायुदाब की पेटियों के खिसकने का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप अच्छे से पढ़ना, कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी अच्छा टॉपिक है कि वायुदाब की पेटियों का क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो मानसूनी जो जलवायु है उसकी उत्पत्ति हो जाती है और दूसरी जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। देखिए मानसूनी जलवायु क्या होती है, मानसूनी पवनें या मानसूनी जलवायु जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशाओं में क्या कर लेती हैं, परिवर्तन कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि वर्ष में 2 बार जो हिंद महासागर है उसकी पवनों में अंतर पाया जाता है, एक दूसरे के अपोजिट पाई जाती हैं। ग्रीष्म काल में उन पवनों की दिशा अलग पाई जाती है और शीतकाल में पवनों की दिशा अलग पाई जाती है, जिसके कारण कह सकते हैं कि हम भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें वर्षा की स्थिति में परिवर्तन आता रहता है। या ग्रीष्म ऋतु में भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें वर्षा होती है मानसूनी पवनों से। और जहाँ भूमध्य सागरीय हम जलवायु की बात करें तो भूमध्य सागरीय जलवायु वह उस जलवायु को कहते हैं जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। भूमध्य जो सागर है उसके आसपास वाला यह क्षेत्र होता है, शीतकाल में वर्षा होती है। और जो ग्रीष्म काल होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, वह शुष्क पाया जाता है। ये तो हमने बात की थी किसकी, वायुदाब का त्रिकोणीय देशांतरीय विस्तार। नेक्स्ट हम बात करेंगे पवनों की, कि धरातल पर कितने प्रकार की पवनें पाई जाती हैं, क्या दिशा रहती है उनकी, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि पवन संचार की हम बात करें, मैंने एक टेबल आपको लिखवाई थी, भेज दूंगी आपको, एक वीडियो बनाया था 15-20 मिनट का, उसमें हमने सारी पवनों के बारे में वर्णन किया था कि पवनों ये इतने प्रकार की होती हैं, कुछ स्थायी होती हैं, कुछ मतलब वर्ष भर एक दिशा में चलती हैं। तो अलग अलग पवनों के हमने उसमें सभी प्रकार की पवनों की बात की थी, सामयिक पवनों की बात की थी। तो आज हम बात करते हैं पवन की, कि पवन या पवन संचार क्या है। पवन संचार देखिए होता क्या है कि जब पृथ्वी की धरातल पर वायुदाब की भिन्नता के कारण क्या होता है, वायु की उत्पत्ति होती है या वायु में गति उत्पन्न होती है। जब 2 क्षेत्र ऐसे जिनमें वायुदाब में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, तो वायु में गति होती है। और इस गतिशील वायु को हम क्या बोलते हैं, पवन कहते हैं। पवन हम किसे कहेंगे, जब वायु में गति होगी तो उस गतिशील वायु को हम क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। जो पवनें हैं हमेशा उच्च वायुदाब से किधर चलती हैं, निम्न वायुदाब की ओर। पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं।
आगे बात आती हैं और लैंग्वेज में परिभाषा में बताना चाहें कि पवन क्या है, तो बात ये आती है कि पवन प्रकृति का वह प्रयत्न है जिसके सहारे वायु दाब की असमानता को दूर किया जाता है। कि पवन है वो जो वायु दाब है उसकी असमानता को दूर करने का कार्य करती है। असमानता, पवन क्या है कि धरातल पर कह सकते हैं कि पवन जो प्रकृति का एक प्रयत्न है जो धरातल पर वायु दाब की असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। जब उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब के केंद्र बनते हैं उस समय पवनें चलना प्रारंभ होती हैं। और पवन होता क्या है कि वायु है, वायु जब गतिशील होती है तो हम क्या कहते हैं कि क्या चल रही है, पवन है। ठीक है। और वायु दाब पवनें कार्य क्या करती हैं, धरातल पर जो वायु दाब की असमानता है उसको दूर करने का प्रयास करती हैं। पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। आगे बात आती है कि जो पवनें हैं, धरातल की जो पवनें हैं उनका सीधा संबंध किससे होता है, वायु दाब से होता है। और वायु दाब के अंतर को क्या कहा जाता है, वायु दाब का ढाल, वायु दाब का जो अंतर पाया जाता है उसको बोलते हैं वायु दाब का ढाल या प्रवणता। और पवनों के जो चलने की जो गति है वो किस पर निर्भर करती है, इसी प्रवणता पर निर्भर करती है या वायु दाब के ढाल पर निर्भर करती है। ऐसा माना जाता है कि जितना वायु दाब में अंतर अधिक पाया जाता है उतनी ही पवनें तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। अगर दोनों में अंतर कम पाया जाता है तो पवनें कम गति से प्रवाहित होती हैं। ये जो वायु दाब का ढाल या प्रवणता है ये वायु की गति को निर्धारित करता है कि वायु दाब में जितनी अधिक प्रवणता पाई जाए, वायु दाब में जितना अधिक ढाल पाया जाएगा, जितनी अधिक प्रवणता पाई जाएगी, पवनें उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। आगे बात करें कि पवनों के चलने के दो कारण होते हैं, एक तो दाब में अंतर। प्रथम यह है कि जो पवन प्रवाह है सदैव उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि पवन की जो प्रवाह गति है वायु दाब के अंतर की न्यूनता और अधिकता पर भी निर्भर करती है। हम कह सकते हैं कि दाब की प्रवणता या ढाल की प्रवणता पर निर्भर करती है। जब वायु दाब का ढाल तीव्र होगा तो पवनें तीव्र गति से चलेंगी और जब वायु दाब का ढाल कम होगा तो पवनें कम तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी। धरातल पर जो पवनें बहती हैं उन पवनों, जो स्थायी पवनें हैं उनकी दिशा पर पृथ्वी के परिभ्रमण का गहरा प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के परिभ्रमण की गति का कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जो स्थायी पवनें चलती हैं उन पर पृथ्वी के परिभ्रमण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि पृथ्वी स्थिर होती, जो हमारी पृथ्वी है वो अपने उस पर नहीं घूमती, स्थिर होती, तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती। कह सकते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी स्थिर होती तो पवनों की दिशा में विक्षेप नहीं पड़ता, या हम कह सकते हैं कि या तो क्या होता, ठीक उत्तर से दक्षिण की ओर पवनें बहती या दक्षिण से उत्तर की तरफ पवनें बहती। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी रहकर क्या करती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, जिसके कारण पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है और उसकी जो परिभ्रमण गति है सभी स्थानों पर समान नहीं पाई जाती है। आपने देखा होगा कि पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है और उसकी जो परिभ्रमण करने की जो गति है वो सभी स्थानों पर समान नहीं पाई जाती है। ध्रुवीय भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय भागों की जो परिभ्रमण गति है वह बहुत अधिक तीव्र है। यहाँ पर तो क्या पाई जाती है, ध्रुवीय भागों की अपेक्षा भूमध्य रेखीय भागों में जो परिभ्रमण गति है वह अत्यधिक तीव्र पाई जाती है। और जब पवनें, इसमें ये बात कही गई है कि पृथ्वी के साथ उसकी जितनी भी संबंधित वस्तुएं होती हैं वो भी क्या करती हैं, पृथ्वी के साथ साथ ही भ्रमण करती हैं। और यही बात कही गई है कि जब पवनें पृथ्वी की अधिक गति वाले भाग से कम गति वाले भाग की ओर जाती हैं तो उसमें एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है।
अब यहाँ पर सर्वाधिक गति है, यहाँ पर न्यूनतम गति है। अब इस क्षेत्र वाली हवाएं जैसे ही यहाँ आएंगी उन पवनों की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इधर वाली पवनें जब इस क्षेत्र में जाएंगी तो उनकी पवनों की जो गति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बताया है जिसके कारण क्या होता है, एक विक्षेप बल उत्पन्न होता है। और इसी के कारण क्या होता है, जैसे ये कम गति वाली पवनें जिनकी गति कम है वो पवनें अगर तीव्र गति वाले क्षेत्र में जाएंगी तो इसमें क्या रहेंगे, वो पीछे छूट जाती हैं। तीव्र गति का क्षेत्र है, पीछे छूट जाती हैं। कह सकते हैं कि एक इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से कि पृथ्वी की जो अधिक गति वाले भाग से कम गति वाले भाग की ओर आएंगी तो आगे निकल जाएंगी, और किंतु जब कम गति वाले भाग से अधिक गति वाले भाग की ओर जाएंगी तो पीछे छूट जाएंगी। अब ये वाली पवनें इस क्षेत्र में आएंगी, इन पवनों की गति क्या है, कम है। इन पवनों की गति क्या है, अधिक है। जब ये वाली पवनें यहाँ पर आएंगी तो पीछे छूट जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन पवनों की गति कैसी है, कम है, और यहाँ पर क्या है, गति अधिक पाई जाती है। इसलिए जैसे ही ध्रुवीय पवनें यहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, जो सामान्य जो पवनें चलती हैं उनसे वो पीछे छूट जाती हैं। और ये वाली पवनें, भूमध्य रेखा वाली पवनें जब ध्रुवीय क्षेत्रों में, या कह सकते हैं कि कम तीव्र गति वाले क्षेत्रों में जब जाती हैं तो ये आगे निकल जाती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की गति कम है और ये पवनें तीव्र गति से चलने वाली पाई जाती हैं। तो जिसके कारण पवनों की दिशा में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और इस परिवर्तन का सबसे पहले पता किया था 1855 ईस्वी में अमेरिका का एक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक का नाम था फेरल महोदय। और यही कारण है कि उन्होंने ही पवनों की दिशा में जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसकी बात कही थी, और कहा था कि जैसे ही पवनें उत्तरी गोलार्ध में आती हैं अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में आती हैं तो अपने बाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। फेरल महोदय ने 1855 में सबसे पहले इस चीज़ का पता किया कि जो पवनें हैं वो कम गति से अधिक गति वाले क्षेत्र में जाती हैं तो पीछे छूट जाती हैं, और अधिक गति वाली पवनें कम गति वाले क्षेत्र में जाती हैं तो आगे निकल जाती हैं। तो उससे क्या होता है, पवनों की दिशा में परिवर्तन पाया जाता है। इस बात का ज्ञान सबसे पहले 1855 ईस्वी में किसको हुआ था, फेरल महोदय को हुआ था। और फेरल महोदय ने इस बात को आधार मानते हुए एक सिद्धांत दिया था, एक नियम दिया था, जिसको हम कहते हैं फेरल का नियम। तो उन्होंने एक बात कही थी कि फेरल के जो नियम है, तो उसने कहा था कि धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली जितनी भी पवनें होती हैं, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये किसके कारण बताया था, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनों की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है वो हर जगह इस समान नहीं पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक पाई जाती है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपने देखा होगा सबसे बड़ा राउंड कहाँ है, यही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है और यहाँ पर सर्वाधिक गति पाई जाती है। जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं गति क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पर जो तीव्र गति की पवनें चलती हैं वो जैसे ही ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ गति कम पाई जाती हैं, तो ये पवनें क्या हैं, आगे निकल जाएंगी, क्योंकि इनकी गति तीव्र है और यहाँ की गति कम है, ये तो पवनें आगे निकल जाएंगी। लेकिन जब इधर वाली पवनें इस तीव्र गति वाले क्षेत्र में आएंगी तो पवनें पीछे छूट जाती हैं। तो जो ये परिवर्तन आता है पवनों की दिशा में, इसका सबसे पहले आभास हुआ था फेरल महोदय को। अमेरिका के थे, 1855 ईस्वी में इनको आभास हुआ था और इन्होंने अपना एक नियम दिया था, फेरल का नियम जिसको हम कहते हैं। इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली जितनी भी हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में, कारण बताया था पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो उसी प्रकार की स्थिति हमारी पवनों की जो दिशा है उसमें भी पाई जाती है। पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन गति है, वो क्या करती है, इसको प्रभावित करती है और उसी के कारण इसमें विक्षेप बल आता है, या कह सकते हैं
कि पवनों में परिवर्तन आता है, और जब पवनों में परिवर्तन आता है तो पवनें क्या होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। आगे बात करते हैं कि धरातल पर जो पवनें चलती हैं उनको 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। जैसे मैंने पहले भी आपके सामने चर्चा की थी। फर्स्ट बात की थी हमने प्रचलित पवनों की। कौन सी पवनें थी? प्रचलित पवनें। तो प्रचलित पवनों की बात करें तो प्रचलित पवनें बात करते हैं कि जिस दिशा में हवाएं प्राय वर्ष भर चला करती हैं। इन हवाओं की दिशा कैसी होती है? सदैव एक जैसी होती है, वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं। नाम क्या है? प्रचलित पवनें। इन पवनों को हम स्थायी पवन भी कहते हैं, निश्चित पवन भी कहते हैं, ग्रहीय पवन भी कहते हैं। स्थायी, निश्चित और ग्रहीय, ये सारे इसी के नाम हैं। प्रचलित पवनें, स्थायी पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, स्थायी हैं, निश्चित हैं, ग्रहीय है। तो इन प्रचलित पवनों को अन्य इन नामों से जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो सामान्य नियम लागू होता है वह इन पर भी लागू होता है कि ग्लोब पर उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें प्रवाहित होती हैं। और इस प्रकार की जो हवाएं होती हैं उनको हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। इस जो प्रचलित पवनें हैं उसको हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट नाम है सन्मार्गी पवनें। कौन सी पवनें हैं? सन्मार्गी पवनें। सेकंड जो पवनें हैं पछुआ पवनें, इनको हम व्यापारिक पवनें भी बोलते हैं। सन्मार्गी पवनों को व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है। सेकंड है पछुआ पवनें, और तीसरा है हमारा ध्रुवीय पवनें। तीसरा कौन सा है? ध्रुवीय पवनें। ये जितनी भी पवनें हैं वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? प्रचलित, स्थायी, निश्चित और ग्रहीय पवनें इनको कहा जाता है। और इन पर सामान्य रूप से एक ही नियम लागू होता है कि ये जो पवनें हैं उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर वर्ष भर गति करती हैं। तो 3 प्रकार में हमने इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट है सन्मार्गी पवनें, जिनको हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। उसके बाद पछुआ पवनें हैं, और तीसरी है हमारी ध्रुवीय पवनें। इनकी बात करेंगे हम। सबसे पहले भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उसके पास पाई जाती हैं सन्मार्गी या व्यापारिक पवनें। उसके बाद पछुआ पवनें, और ध्रुव के पास जो हमारी पवनें पाई जाती हैं उनको बोलते हैं हम ध्रुवीय पवनें। अब फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सन्मार्गी या क्या लिखेंगे? व्यापारिक पवनें। तो ये जो पवनें होती हैं ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये रहा हमारा उपोष्ण उच्च वायुदाब, अयनवर्तीय उच्च वायुदाब भी इसको कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर जो पवनें चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सन्मार्गी पवनें या व्यापारिक पवनें हम उनको कहते हैं। और 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश से लेकर ये 5 डिग्री या कह सकते हैं कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। और हमने नाम क्या दिया इनको? व्यापारिक पवनें। क्या नाम दिया? व्यापारिक पवनें। व्यापार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेड। ट्रेड ही बोलते हैं ना, ट्रेड। तो जो और इनको हम क्या कहेंगे? व्यापारिक पवनें ट्रेंड विंड्स। विंड्स होती हैं हवाएं, ट्रेंड होते हैं व्यापारिक व्यापार। ट्रेंड विंड्स बोलेंगे हम इसको अंग्रेजी में, लेकिन शब्द अंग्रेजी का नहीं है। शब्द किसका है? ट्रेड जर्मन भाषा का। ट्रेड जो शब्द है कौन सी भाषा का है? जर्मन भाषा का। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रेड विंड्स, लेकिन जो ट्रेड वो शब्द है वो किस भाषा का है? जर्मन भाषा का है। और जिसका अर्थ होता है निश्चित। अर्थ क्या होता है? इस ट्रेड का अर्थ क्या होता है? जर्मन भाषा का शब्द है लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? निश्चित। ऐसी पवनें जो वर्ष भर निश्चित मार्ग पर चलती हैं, कौन सी पवनें कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें। सही है कि ऐसी पवनें जो वर्ष भर एक ही निश्चित दिशा में चलती हैं, कौन सी पवनें कहेंगे हम? कौन सी पवनें कहेंगे? व्यापारिक पवनें। अब बात आती है कि इन पवनों की मुख्य विशेषताएं क्या पाई जाती हैं। अब हमने बात करी कि ये पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से
उत्तर की ओर बहनी चाहिए, लेकिन फेरल के नियम के अनुसार क्या पाया जाता है, ये पवने फेरल के नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो उस नियम के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर ये पवने मुड़ जाती हैं। इस प्रकार पवने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व, देखिए ये हमारा 0 डिग्री है, सही है, 0 डिग्री दोनों तरफ। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा किधर से रहेगी, उत्तर और पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध में तो इनकी दिशा कैसी रहेगी, उत्तर पूर्व, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण है और ये पूर्व है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व। और जिस दिशा से पवनें चलती हैं उस दिशा के नाम पर भी उन पवनों को उसी नाम से जाना जाता है। जैसे व्यापारिक पवनें हैं, स्थायी पवनें हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो हमने नाम क्या दिया, उत्तरी पूर्वी स्थायी पवनें, सही है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो इधर पूर्व है, देखिए हमेशा जब भी आप ग्लोब बनाएंगे हमेशा इधर पूर्व रहता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो इन जो दिशाएं हैं, इन हमने क्या कहा, फेरल के नियम के अनुसार क्या ये पवनें अपने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। अब ये दाहिनी ओर मुड़ती हैं तो इन पवनों की दिशा कैसी रहेगी उत्तरी गोलार्ध में, देखिए एक इधर उत्तर है, ये उत्तर रहा और ये पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध में हम इनको बोल सकते हैं ना उत्तर पूर्व दिशा से, सही है, जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा के नाम पे। तो उत्तरी गोलार्ध में तो बहती हैं उत्तर पूर्व से और दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं दक्षिण पूर्व से। तो इसी नाम पर इनका नाम भी पड़ जाता है उत्तरी पूर्वी स्थायी हवाएं और दक्षिणी पूर्वी स्थायी हवाएं, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्वी स्थायी हवाएं। तो ये जो व्यापारिक पवनें हैं वर्ष भर एक ही निश्चित दिशा में चलती हैं। 30 से 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 0 डिग्री या 5 डिग्री अक्षांश तक क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। और फेरल के नियम के अनुसार क्या पाया जाता है, इनमें विक्षेप पाया जाता है या परिवर्तन पाया जाता है, जिसके कारण ये उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर नहीं बहकर उत्तर पूर्व से बहती हैं, किधर, दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये पवनें प्रवाहित होती हैं। और दक्षिण पूर्व जब दिशा में चलते हैं तो इनको किस नाम से जानते हैं, इनको पूर्वा हवा भी कहते हैं। इनको कौन सी हवा भी कहा जाता है, इनको पूर्वा हवा भी कहा जाता है। सेकंड बात करें कि भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण ये पवनें क्या हो जाती हैं, 30 से 35 डिग्री या कह सकते हैं हम उपोषण उच्च वायु दाब से किधर चलती हैं, भूमध्य रेखा क्षेत्र की ओर। इधर जब ये पवनें चलती हैं तो इधर किस प्रकार की रहती हैं, गर्म पवनें हैं, गर्म पवनें हैं, 23 डिग्री पे हमारा क्या सूर्य सीधा चमकता है। तो इधर से जब ये गर्म पवनें आती हैं, लेकिन जब किसी सागर को पार करती हैं तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर ये क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। देखिए क्या है कि 30 से 35 डिग्री यहाँ क्या है, गर्म क्षेत्र है। ये पवनें किधर से आती हैं, गर्म और उष्ण क्षेत्रों से आती हैं, लेकिन जब किसी महासागर को पार करती हैं तो अपने साथ क्या ले लेती हैं, नमी को धारण कर लेती हैं। और अपने साथ नमी को धारण कर लेती हैं तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर ये पवनें क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर ये पवनें वर्षा करती हैं, जबकि पश्चिमी भाग कैसे रहते हैं, शुष्क रहते हैं। क्यों कि कोई भी अगर ये महाद्वीप है तो इधर वाले भाग पे वर्षा करेंगे और ये पवनें इस पश्चिमी क्षेत्र तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, जिसके कारण ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर वर्षा करती है। और जो हमारे पश्चिमी भाग हैं वो किस प्रकार के रहते हैं, वो शुष्क पाए जाते हैं। तीसरी बात करते हैं, महासागरों के पूर्वी भाग में व्यापारिक जो पवनें हैं ठंडी समुद्री धाराओं के प्रभाव में आकर भी वर्षा नहीं करते हैं। महासागर के पूर्वी भाग की बात करते हैं, कोई भी महासागर है, महासागर जैसे ये वाला क्षेत्र महासागर है तो महासागर का तो पूर्वी भाग ये है और पश्चिमी भाग ये है। तो महासागर का एक रीज़न ये भी बताया उन्होंने कि आपने देखा होगा कि जो हमारे महाद्वीप हैं उसके पश्चिमी भाग में ठंडी जो जल धाराएँ हैं वो प्रवाहित होती हैं, या हम कह सकते हैं दोनों चीज़ एक ही हैं, या तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में या महासागर के पूर्वी भाग में। सही है भाई, ये महाद्वीप है और ये महासागर है तो हम कह सकते हैं इसका तो पश्चिमी भाग, महाद्वीप का तो पश्चिमी भाग, लेकिन महासागर का पूर्वी भाग। यहाँ पर ये पवनें वर्षा नहीं करती हैं। देखिए दो कारण हैं, एक तो यहाँ तक आते आते पवनें क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, और दूसरी ये जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएँ चलती हैं, ठंडी जल धाराएँ चलती हैं, जिसके कारण भी आपने देखा होगा
कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जब ठंडी जलधाराएं चलती हैं तो वर्षा के अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जितना अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा उतनी ही तापमान या आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता पवनों में बढ़ जाती है, और जब पवनें ठंडी चलती हैं तो वर्षा के अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनती हैं। यही कारण है कि जो महाद्वीप के पश्चिमी भाग हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? शुष्क पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं। और एक चीज़ और बताती हूँ कि विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं वो इस 30 से 35 डिग्री इस वाले क्षेत्र में ही सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके दो रीज़न है, एक तो ये पवनें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती हैं? शुष्क हो जाती हैं, और दूसरा रीज़न इसका ये रहता है कि जो महाद्वीप के जो पूर्वी भाग हैं वहाँ पर, महासागर के जो पूर्वी भाग हैं वहाँ पर ठंडी पवनें चलती हैं। ठंडी पवनें चलने के कारण वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, आज के क्वेश्चन सुनिए, कल हम इसको और डिटेल से बात करेंगे। इसमें एक तो ट्रेड जो शब्द है किस भाषा का है, किस भाषा का है और उसका अर्थ क्या है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। और दूसरा प्रचलित पवनों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार की पवनें होती हैं प्रचलित पवनें। और इसी में क्वेश्चन और है कि प्रचलित पवनों को हम कितने प्रकार में विभाजित करते हैं, कितने प्रकार की वो प्रचलित पवनें पाई जाती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।